नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. युथ काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास आजचे आपले कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. सध्या देशात श्रीनिवास यांची राजकारणा पलीकडची ओळख आहे ती ऑक्सिजन मॅन अशी. कारण देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुणालाही ऑक्सिजन हवा असेल, कुणाला बेड, कुणाला औषधं, तर कुणाला जेवण. मदतीची हाक आली की श्रीनिवास आणि त्यांची टीम रुग्णांना मदत मिळावी म्हणून वेळेप्रसंगी आपलाही जीव धोक्यात घालायला मागे पुढे बघत नाहीयेत. श्रीनिवास आणि त्यांच्या टीमकडनं मदत मिळावी म्हणून #SOSIYC वापरून आतापर्यंत जवळपास 2.5 लाख लोकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधलाय. तर लाखभरपेक्षाही अधिक ट्विट्समध्ये त्यांना टॅग करण्यात आलंय. कोरोनाच्या लढाईत श्रीनिवास यांचं काम पक्षभेद, मतभेद आणि राजकारणाच्या सीमांपलीकडचे आणि कदाचित याच गोष्टीमुळे गरजवंतांसाठी ते सध्या सुपर हिरोच्या भूमिकेत आहेत. आणि त्यांना ट्विट केला की मदत मिळणारच ही खात्री प्रत्येकाला वाटते. कर्नाटकच्या शिमोगामध्ये एका मध्यमवर्गीय घरातला त्यांचा जन्म. राजकीय पार्श्वभूमी अजिबातच नाही. आवड म्हणून ते राजकारणात आले. NSUIचे सदस्य म्हणून त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. त्यांच्या कामातला प्रामाणिकपणा, सचोटी आणि कार्यक्षमता यांच्या जोरावर ते आता राष्ट्रीय पातळीवरचा काँग्रेसचा आश्वासक चेहरा बनलेत. कोरोना काळातलं त्यांचं काम, त्यांचा राजकीय प्रवास याविषयी आपण त्यांना आज बोलतं करूया. श्रीनिवासजी नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत आहे ABP माझाच्या माझा कट्ट्यावर. नमस्कार. नमस्कार आपको. श्रीनिवास जी, ये कोरोना की आपदा जो है इसमें सारा माहौल जो इतना निगेटिव है, उस सारे निगेटिविटी में अगर एक कुछ पॉजिटिव चेहरा सामने आता है तो जो काम आप कर रहे हैं उसी के कारण है. और आपने जैसे अभी बताया, आप इतने लोगों को दिन के किसी भी समय में अगर कोई आपको ट्वीट पे टैग भी कर दे तो आप उन तक पहुंचते हैं, उनको मदद करते हैं. ये सब जो सिलसिला है ये शुरू कैसे हुआ, ये पहला सवाल. और ये आप मैनेज कैसे करते हैं इतने लोगों तक पहुंचना? सर, मैंने जो पुराना 1 साल से हमने लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं. जो पेंडेमिक 1 आया, जो मार्च 1 तारीख को 2020 में राहुल गांधी जी का निर्देशन आया, वो 12 तारीख फरवरी ट्वीट डाले थे. उसके बाद में वो हमको क्लियरली आप लोग सड़क पे उतर के इस समय में ये कोरोना महामारी आ रहा है, इसको लेके लोगों को मदद करने के लिए वो हम लोग के लिए आदेश दिया था. उसके बाद मार्च 7 तारीख दिल्ली में युवा कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यकारी मीटिंग हुआ, उसमें पूरा जो यूथ कांग्रेस का जो हाईएस्ट बॉडी होता है उसमें सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिस बेरर सब लोग रहता है. तो इसमें आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी भी 7 तारीख यूथ कांग्रेस कार्यालय में आए. 4 घंटे लगातार हम लोग के बीच में रहा. वो दोबारा हम लोग के लिए यही इशारा किया, ये वेव 2 आ सकते हैं, आप लोग तैयार रहना. इसमें इस कार्यकारी में 6 महीने का रोड मैप तय हो जाते हैं. तो 6 महीने में आने वाला दिन में यूथ कांग्रेस किस दिशा में काम करना, किसके ऊपर फोकस करना, उस पर पहला जो पेंडेमिक का हुआ, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरे किसान आंदोलन को, उन लोग के लिए किसानों को मदद करने का, वो तीनों एजेंडा फाइनल हुआ. उसी पे हम लोग ने वापस सड़क पे आ गया. आपको पता है उस समय में किस तरीके के लोग कैसे लोग सड़क पे हॉस्पिटल का भर्ती के लिए घूम रहे थे. एम्बुलेंस कहीं भी दिल्ली में आपको आवाज़ सुनने में आता था, एवरी 30 सेकेंड को एम्बुलेंस का आवाज़ सुनने पड़ते थे. बहुत सारा केसेस बढ़ गया. उसमें लगातार हॉस्पिटल में जाने के पहले मौत हो गया, घर पे मौत हुआ, एम्बुलेंस के अंदर मौत हुआ. ऐसे तमाम केसे हम लोग ने दिया. ये कोरोना से नहीं मरे ये लोग को सही समय में सही बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसके वजह से लोग मरे. तमाम उस समय में जो हम लोग ने SOSIYC का जो कैंपेन हम लोग ने स्टार्ट किया था, किस तरीके के लोगों को मदद करना, जो रूरल लेवल लोग के लिए व्हाट्सएप और उनको डायरेक्ट फ़ोन कॉल, जो शहर में जो सोशल मीडिया में कंफर्टेबल है, कुछ लोग एक्टिव है, उन लोग के लिए सोशल मीडिया ट्विटर हो और फेसबुक हो, उसके माध्यम से और इंस्टाग्राम में माध्यम से वो लोग जो कांटेक्ट करेगा, उन लोग के लिए भी उनका जो भी मदद है, इमरजेंसी में उनको किस तरीके का मदद है, उसमें भी सेग्रीगेट करता था.
जो कुछ लोग के लिए बेड का रिक्वायर होता था, ऑक्सीजन बेड का, कुछ लोग आईसीयू प्रेफर मांगते थे, कुछ लोग वेंटिलेटर का, और कुछ लोग प्लाज्मा थेरेपी। डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा थेरेपी लिख रहे थे, कुछ लोग के लिए मेडिसिन के लिए डॉक्टर ने लिखता था। उसमें अलग अलग टीम बनाया, पूरा देश भर 1000 लोगों का यूथ कांग्रेस का सारे जो कोरोना वॉरियर, जो पेंडेमिक 1 में 600 लोग काम किया था, उसके बाद में इस बार 400 हमने एडिशन ऐड करके 1000 लोग, ये लोग अपना भी सुरक्षा छोड़ के लगातार सड़क पे जाके किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन कराना, किसी के मेडिसिन पहुंचाना, और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, और प्लाज्मा डोनर के घर पे जाके प्लाज्मा लेके उनको ब्लड बैंक में लेके जाके डोनेट करवाना, ये लगातार हमने कर रहे थे। कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन के जो कुछ डॉक्टर ने रिक्वेस्ट ज़्यादा लिखते थे, उसमें ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से उनको किस तरीके से जाना, कहाँ, एक दिल्ली में उदाहरण देना है तो ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स के लिए वो लोग ने पहले उसको जो वेंडर बनाए थे, उसके बाद में वो लोग ने 30 जगह और कई जगह पे खोल दिया। जब वो लोग ने उसको, हमने बोलते था पेशेंट का आधार कार्ड लेके जाना, पेशेंट का कोविड सर्टिफिकेट और एडमिशन कार्ड, ये डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर्म, ये सारे लेके जाके लाइन पे लगेगा, उनको टोकन मिलता था, बाद में उसको मेडिसिन मिलता। ये उन लोग को हमने समझाने का काम करते थे। बीच में इन लोग को पता नहीं था, पैनिक होके पेशेंट, किसी का घर पे पेशेंट एडमिट है, सीरियस है, तब उनको दिमाग नहीं चलते, उन लोग के लिए जस्ट हमने माध्यम बन के हमने काम किया। नहीं, लेकिन श्रीनिवास जी, ऐसा है कि आप तो दिल्ली से है नहीं, आप तो कर्नाटक से है, आप दिल्ली में आए और हमने ये देखा कि जिसे भी जो भी चाहिए आपको, अगर वो टैग करके ट्वीट भी कर दे, आप उसको वो चीज़ पहुंचाने में कामयाब रहे। अब ऐसा है कि जो दिल्ली में बैठे हुए रथी, अतिरथी, महारथी है, उनको जो बात नहीं जम रही थी, वो आपने कैसे, मतलब कैसे आप कर पाए? ना, सबसे पहले इंटेंट होना चाहिए, सोच होना चाहिए, करने को इच्छा होना चाहिए, जो सही समय पे लोगों को मदद करना। ये कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का परंपरा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, आप निकाल के देख सकते हैं। आप पुराना भी, आपने यूथ कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष रहा है, आप मेरे पहले केशव चंद जी थे, उससे पहले राजा बरार जी थे, उससे पहले राजू सताव जी थे। राजू सताव जी उत्तर अध्यक्ष था उस समय में उत्तराखंड में, मैं भी 1.5 महीने उनके साथ वहाँ आपदा में हमने काम किया उत्तराखंड में। मीन्स उस समय में कोई एक स्टेट में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में होता था, जो भी घटना होते थे, उसमें हमेशा यूथ कांग्रेस ने लोगों को मदद करने का काम किया। बट पहली बार पूरा देश भर, पैन इंडिया में, ये भी मेडिकल इमरजेंसी पहली बार हुआ है। हमारा कार्यकर्ता, पहले भी मैं ये बात दोबारा मैंने दोहरा रहा हूँ, राहुल गांधी जी क्लियरली हम लोग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था, कोई राजनीति नहीं करना, कोई राजनीति का प्रोग्राम आप सारे साइड पे रखना। इस समय में ओनली एक ही मकसद रहना, आपको लोगों को सेवा करना दिल से। तो उसी इसमें वो सारा स्टेट प्रेसिडेंट में जाके, नेशनल ऑफिसर लेके जाके, इसको पूरा स्टेट में सारे वर्कर से इंडिविजुअल बात करके हमने कोशिश करके एक टीम बना के, एक टीम वर्क है, ये एक श्रीनिवास से काम नहीं होता है। ये सोच भी कांग्रेस पार्टी का, युवा कांग्रेस का सोच है, लोगों को इस समय में जो मुसीबत में, हम लोग को उनके साथ रहना, खड़े रहना। नहीं, लेकिन श्रीनिवास जी, अभी आपने आपके टीम के बारे में बताया, ये टीम है कितनी बड़ी और इसका काम किस तरह से होता है? मतलब जो कई जगह गवर्नमेंट नहीं कर पाती, रूलिंग पार्टी के लोग नहीं कर पाते, वो आपने मतलब करके दिखाया, और ऐसे सैकड़ों ऐसे उदाहरण है कि जब आपने करके दिखाया। ये टीम है कितनी बड़ी? देखिए, एक मैंने स्टेट यूनिट का मैंने बताता हूँ। हमारा कार्यकर्ता जो प्रदेश स्तर पे प्रदेश ऑफिस बेरर होता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर होता है, विधानसभा लेवल पे विधानसभा अध्यक्ष, उनका विधानसभा पदाधिकारी होता है। ये एक बहुत बड़ी लेवल का नेटवर्क है। सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सारे असेंबली के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, जो प्रदेश का पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, और जो ऑल इंडिया जो प्रभारी है,
जो स्टेट का इंचार्ज होता है वो स्टेट प्रेसिडेंट से वो कोऑर्डिनेट करेगा। जो केसेस हमने यहाँ जो भी आता है स्टेट वाइज उसको सेग्रीगेट करके जो उनका जो सारे स्टेट में कंट्रोल रूम बना के रखा है उस कंट्रोल रूम में हमने फॉरवर्ड करेगा। वहाँ जो पदाधिकारी लोग बैठे रहते हैं कंट्रोल रूम में, मैं दिल्ली में कंट्रोल रूम में 20 लोग लगातार बैठा है, 16-17 घंटा वो लोग दिन लगातार काम करते हैं, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कौन सा स्टेट का। अभी स्टेट का यूनिट है वो लोग भी IYC का SOS वॉच करते रहते हैं। जो महाराष्ट्र का मैं बता दूं, महाराष्ट्र का जो टीम है वहाँ वो लोग पूरा वॉच करते रहते हैं। जब भी महाराष्ट्र का कोई केस आ गया तुरंत वो निपटा देते हैं। वो खुद ही वो लोग उसका डिटेल ले लेते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर भी सेंट्रल कंट्रोल रूम से हमने वो डिटेल्स स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल ऑफिस बेरर और पदाधिकारी ग्रुप में भी वो हमने तुरंत उस पर ग्रुप में डाल देते हैं। फला व्यक्ति को फला प्रॉब्लम में इसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड का ज़रूरत है, फला पेशेंट को इनको मेडिसिन का ज़रूरत है, इसके हिसाब से ICU का बेड का ज़रूरत है। जो स्टेट यूनिट है वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल का लिस्ट बना के रखता है। वहाँ फील्ड में कम से कम 4-5 लोग एक हॉस्पिटल का साथ जाके कोऑर्डिनेशन करता है, बेड कहाँ अवेलेबल है वहाँ हमने डायरेक्ट सजेस्ट करते हैं आपको इस हॉस्पिटल में जाएगा तो आपको वहाँ बेड नहीं मिलेगा, आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, आप तुरंत फला हॉस्पिटल को लेके जाने के लिए हमने सजेस्ट करते हैं। इसमें केसेस को अलग अलग टीम है, बेड दिलाने का अलग टीम है। क्यों तो इतना सारा काम आ जाते हैं, एक टीम सारे में करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हो जाएगा, इस पे काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अलग अलग टीम बनाया। जो बेड के लिए एक टीम देखेंगे, मेडिसिन का मामले में ड्रग कंट्रोलर से बात कराने के लिए उसका एक टीम अलग होता है, प्लाज्मा डोनर्स के लिए एक टीम अलग हो जाता है, होम आइसोलेशन किट है, कुछ लोग है बहुत गरीब लोग हैं उनके पास कुछ हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उनको कोई उसके बारे में आइडिया नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं उनको डर रहता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर से बात करके उनको होम आइसोलेशन कैसे उनके होम आइसोलेशन करना, घर पे रहना, वो तमाम चीज़ें एक एक अलग अलग टीम बना के रखा है। वो टीम सारे मिलके एक बार कोऑर्डिनेशन पे आ जाता है, फिर काम होने के बाद में अपडेट भी आ जाता है इसमें ग्रुप में, जो फला पेशेंट का काम हमने इसको कर चुका है, आपने इसको आपका लिस्ट से इसको हटा दीजिए करके। लेकिन मैंने ये देखा है कि रात में कभी कभी मतलब 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको कोई अगर टैग करता है तो आप उसका तुरंत मतलब 1:30 रात में भी आप उसका जवाब देते हैं। आप दिन भर मतलब आप सोते भी हो कि नहीं हो कि दिन भर अपना चला रहता है आपका ये काम? देखिए इस समय में ऐसे ऐसा केसेस हमने देखा है हमारे आंखों के सामने, नींद नहीं आया बहुत दिन, खाना नहीं खाया हम लोग ने, दुख होता है सर ये केसेस को देख के, इतना दुख हुआ ना हम इमेज नहीं कर सकते। एक एक परिवार में 3-3 लोग को खोया है लोगों को, बाप को पता नहीं है उनके वाइफ मर गया, बेटा को पता नहीं है उसका बाप मरा है करके। क्यों? सारे कोविड इन्फेक्ट है, अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। किस तरीके से उनको मैसेज देना है तो डॉक्टर मना कर देते हैं, ऑलरेडी इनका मदर उसका एक्सपायर्ड हो गया, वो ऑलरेडी फादर उसका एज ज़्यादा हो चुका है, आप ये संदेश देगा उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर ऐसे केसेस में भी हमने बहुत देखा, एक एक घर में कम से कम 3-3 लोग में एक दिल्ली में एक हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक एम्बुलेंस में एक लड़का के लगभग 30 साल के अंदर था, मैं उस व्यक्ति से बात किया जाने के अंदर उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मैंने बोला ये मेडिसिन देके मैं वापस आ रहा हूँ, मैं उसके अंदर ये हमारा टीम लड़का के साथ मैंने कोऑर्डिनेशन किया, उसके लिए एक बेड अरेंजमेंट कर दिया हमने उनको, ऑक्सीजन बेड का। अंदर जाके आने में मैक्सिमम 25-30 मिनट लगा, उस 25-30 मिनट के अंदर उस व्यक्ति ने दम तोड़ चुका था। तो 30 साल भी नहीं है उस लड़का का एज। तो मैंने बात करके गया, वापस आने तक उसका व्यक्ति का मौत हो गया। तो ऐसे ऐसे केसेस हम बिलीव नहीं कर सकते। बहुत हमने सोचा एक देखो कोई भी हो, इमरजेंसी कोई भी केस हो, हम लोग उस केस को कहीं ना कहीं कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मदद कर सके। ये एक छोटा मदद से एक जान बच सकता है, जान होता है। तो हमारा एक इंटेंट था, उसी के हिसाब से हमने लोगों को
रात 3 बजे हो 4 बजे हो, समय का हमने कोई ये नहीं देखा। अभी भी आगे भी हम करेंगे, ये तो काम नहीं रुकेगा। कौन क्या बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा नहीं है, भगवान देख रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, देश का जनता देख रहा है। हम लोग काम जनता को बचाना और जनता के साथ खड़े रहना। कुछ बैठ के बोलने से किसी का जान नहीं बचेगा, बैठ के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से किसी का जान नहीं बचेगा उसके ऊपर। इसीलिए हम ज़्यादा राजनीति बात ही नहीं करना है इस समय में मेरे को भी, क्यों तो हम ऐसा दुख हम लोग के आंखों के सामने हमने देखा है, वो हमने भूल नहीं सकते। लेकिन ये सब होने के बाद जब आपकी पुलिस ने इंक्वायरी की और वो सब हो गया, तो क्या भावना थी मन में, क्या विचार थे इतना सब करने के बाद जब पुलिस अपने ही पीछे लगती है तब? देखिए हम लोग ये हमेशा लगातार ये मदद करने का काम किया, ऐसे लगातार हमारा इसके ऊपर फेस हो चुका है, ऐसे केसेस बहुत सारा फेस कर चुका है। बट एक इसमें कुछ लोग न्यूट्रल लोग आके मदद कर रहे हैं बाहर आके, वो लोग के लिए कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा लोग नहीं आएगा मदद करने के लिए। ये बहुत बड़ा मेरे को बहुत लोग ने फ़ोन किया हमको, आप लोग को पुलिस इंक्वायरी कर रहा है, पूछताछ कर रहा है। फिर हम लोग मीन्स वो छोटा छोटा लोग है, वो लोग अपने इस पे मदद करना है, तो वो लोग ना कहीं ये मदद करना बंद कर देता है। इससे पूरा इसके लिए नुकसान होगा पूरा। बहुत सारा इस देश में जनता को कोई भी एक मदद कर रहा है, वो मदद करने वाला उनका सुरक्षा छोड़ के लोग बाहर आके मदद कर रहे हैं, वो लोग भी आना बंद हो गया तो और मुश्किल हो सकता है। वो एक दुखी का बात है। नहीं, कोर्ट का आदेश है, दिल्ली पुलिस में दिल्ली हाई कोर्ट में कोई डॉक्टर दीपक सिंह व्यक्ति ने पिटीशन डाला है PIL, उसको लेके दिल्ली पुलिस ने, वो लोग ने हमको आके पूछा था, ओवरऑल भी पूछा, हमने लिखित में भी दे दिया। फिर भी उसके बारे में वो लोग ने दोबारा उसका रिपोर्ट मांगा है, हमने दोबारा भी दे देते हैं। जी, हम सब जानना चाहते हैं कि जैसे बीच में दिल्ली में तो ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे महाराष्ट्र से लेके बाकी राज्यों में भी रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे। ऐसे कॉल्स आपको आते थे, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि कहीं पे भी वो मिल नहीं रहा था, कहीं बेड्स मिल नहीं रहे, ऐसे वक्त पे आप क्या करते हैं? देखिए, इंजेक्शन किसी के हाथ में नहीं मिल रहा था। स्टार्टिंग में मार्केट में था, उसके बाद में कहीं जो गवर्नमेंट में डायरेक्ट उसको हैंडल करने लगे, जो ड्रग कंट्रोलर होता है, जो ड्रग कंट्रोलर को इनको हमने पेशेंट को बोलता है आपने ड्रग कंट्रोलर के साथ बात करो, नहीं तो हॉस्पिटल से CMO को मेल जाता है, वो ADM के पास जाएगा, CMO ADM को भेजेगा, ADM और DM उसको उपलब्ध करा देगा। वो प्रोसीजर हमने समझाना है उन लोग के लिए, उनको प्रोसीजर पता नहीं है कहाँ जाना। डॉक्टर ने रिक्वेस्ट दे दिया उनको, बहुत लोग को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमने एक माध्यम बन के उनको कहाँ आउटलेट रहता है, जो दिल्ली में मैंने बताया था ग्रीन पार्क में हार्क फार्मास्यूटिकल्स था, उसके बाद में वो लोग ने ऐसे 30 आउटलेट खुले थे गवर्नमेंट के तरफ से। हमने जस्ट उनको वहाँ गाइड करता था, आप यहाँ जाएगा, आप इस दुकान में पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट का एडमिट कार्ड, पेशेंट का कोविड सर्टिफिकेट और डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर्म, ये 4-5 डॉक्यूमेंट लेके जाएगा वहाँ अटेंडेंट, वो बाद में सारे एंट्री करके एक टोकन देता था, टोकन देने के बाद में उनको वो मेडिसिन मिल जाता था। हमने जस्ट उनको गाइड करते थे। श्रीनिवास जी, आपके ऊपर तो लोगों को इतना विश्वास है कि आपको सीधा न्यूजीलैंड से भी फ़ोन आया था मदद के लिए, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, ये देखिए, ये भारत देश का एक संस्कृति है, भारत देश का परंपरा है। कोई मेहमान आता है उसको सेवा करना, मदद करना, ये पूरा ये भारतीय का ये परंपरा है। तो उसमें न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने डायरेक्टली SOS IYC हमको टैग किया ऑफिशियली। स्क्रीनशॉट आप लोग को भी पता है, आप लोग भी इसको दिखाए थे। तो कोई मेहमान आके हमको पूछेगा मदद के लिए, हम ऐसे थोड़ी बैठे रहते हैं, तुरंत उसको मदद करा। हमने कौन है क्या है ये नहीं देखा, इसमें राजनीति का बात करना अलग बात है, बट उस समय में कोई व्यक्ति हमारे ऊपर
उम्मीद रखे, कुछ मदद मांगे, हमने तुरंत पहुंचा दिया उसको। क्लैरिफिकेशन वहाँ का न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री तक दे दिया। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि आपने फर्स्ट वेव में भी काम किया है बहुत ज़्यादा, सेकेंड वेव में तो आप कर ही रहे हो। इस दोनों वेव में काम करना कितनी अलग अलग बात थी? फर्स्ट वेव में काम करने का एक्सपीरियंस कैसे था? सेकेंड वेव में कौन सी ज़्यादा दिक्कतें हैं अगर हम 2020 साल को 2021 साल से कंपेयर करें तो? देखिए, फेज 1 में लोग अपने अपने घर जाना चाह रहा था, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं थे, खाने का दिक्कत थे, कुछ ऐसे पेशेंट के लिए कुछ मेडिसिन के दिक्कत आते थे। तो वो कहीं ना कहीं हमने कुछ लोगों को ड्राई राशन दे दिया था, मेडिसिन अरेंज करके दिया था, अपने अपने घर जाने का कुछ इमरजेंसी केसेस था, उनको हमने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया था। मेरे को आज भी याद है, बिहार का एक नाम सीता देवी शायद कुछ है, वो उनका पति मर गया था। हाँ, वो यहाँ दिल्ली में काम करती थी, उनका पति वहाँ बिहार में बेगूसराय कहीं ज़िले में वो लोग रहते थे, उनका वो मर गया था। तो हमने उनको तुरंत, वो एक बार मीडिया में वर्दी आया, ये न्यूज़ आपका ही मैं बता रहा हूँ, एबीपी ने उस महिला का स्टोरी किया था, एबीपी टीवी ने। हमने तुरंत उस महिला को आइडेंटिफाई किए, तुरंत उसको अंत्यक्रिया में, उसका पति का अंत्यक्रिया में जाने का था, उसमें उसका नाम पे परमिशन करवाए, गाड़ी करवाया, गाड़ी करवा के हमने उसको उनके गांव घर तक छोड़े, वो अंत्यक्रिया में उसमें पाल लेने के लिए। इस बार क्या हुआ, जो फेज 2 में पहली बार एक मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को ये उम्मीद ही नहीं था इतनी बड़ी लेवल पे ये हो जाएगा करके, बट 8 महीने गैप था, तो वेव 2 आएगा, पेंडेमिक वेव 2 आ सकते हैं करके सारे एक्सपर्ट्स बोले थे, सारे डॉक्टर से बोले थे, फिर भी उसके लिए तैयारी नहीं था। तो वो तैयारी हो जाता था, इतना दिक्कतें नहीं आते थे। दिल्ली में मात्र 220 आईसीयू बेड बढ़े 8 महीने में। पूरा दुनिया को जानता है ये महामारी वेव 2 में बड़ी लेवल में आ सकता है। तो तैयारी, इनका बेसिक, इनका सोच, लैक ऑफ विजन के वजह से ये दिक्कत आए। बट उस मामले में हम लोग के लिए हमने देखा ना, बहुत लोगों ने उनके घर परिवार टोटल किस तरीके से परिवार ख़त्म हो गया है, हमने सोच नहीं सकते। एक परिवार में 3 लोग मर गया तो क्या हो सकते हैं उनका परिवार का हालत। मीन्स एकदम सबसे ज़्यादा दुखी हमने इस वेव 2 पेंडेमिक में देखने को मिला। बहुत कल रात में भी एक इंसिडेंट मेरे को याद आया। कोई एक छोटा बच्चा, दिल्ली में प्रोफेसर है वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका बेटा का मेडिकल नेग्लिजेंसी के वजह से वो बच्चा रोज़ ऑक्सीजन में बेड में पड़ा है। 3 साल का छोटा बच्चा है वो। उस बच्चा को ये कोविड के लॉकडाउन के वजह से उनको सिलेंडर रोज़ उसको मैनेज करने दिक्कत हो गया था। फिर राहुल गांधी जी के ऑफिस में मैं बात करके एक कंसंट्रेटर उनको प्रोवाइड करवाया। वो आज भी वो लोग ने रोज़ सिलेंडर लाना है तो दिक्कत हो जाता था। तो पूरा ऑक्सीजन से जी रहा है वो बहुत छोटा बच्चा हो, उसका देखेगा ना आपको, आप नींद नहीं करेगा। ऐसे केसेस, ऐसे तमाम केसेस हमने देखे। बट वेव 2 में बहुत सारा परिवार ख़त्म हो गया और कम से कम लास्ट 1 महीने में 10 मिलियन जॉब लॉस हो चुका है। उस परिवार का हालत क्या है? कम से कम 20 करोड़ लोग एक बार खाना खा रहे हैं लास्ट 1 साल से अब तक का मैं बता रहा हूँ। शायद वो एक समोसा भी हो सकता है, एक बिस्किट भी हो सकता है, नहीं तो एक रोटी हो सकती है। ऐसे ऐसे लोग जी रहे हैं। श्रीनिवास जी, आपने पूरे देश के स्तर पे काम किया है अभी तक, आपका ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा रहा है। जब हम भारत के अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो 2 नाम उभर के सामने आते हैं, एक होता है मुंबई और दूसरा होता है दिल्ली। दोनों शहर इस आपदा के काफ़ी बड़े शिकार हो गए, लेकिन मुंबई जिस तरह से संभल पाई काफ़ी हद तक, उस तरह से दिल्ली का पिक्चर हम नहीं देख पाए। आपको क्या लगता है, दिस इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इतने स्तर पे लोगों को आपदा क्यों सहन करनी पड़ी? क्या डिफरेंस देखते हैं आप दोनों शहरों में?
देखिए ये वेव 2 के बारे में सबको पता था क्या हालत हो सकता है करके। तैयारी होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। हमारा पास कुछ भी तैयारी नहीं है, होमवर्क नहीं है, तुरंत आ गया तो आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फोकस होना चाहिए। फोकस कोई भी राज्य में कलेक्टिवली डिसीजन हुआ, फोकस हुआ है, वहाँ कुछ काम हुआ है। जो कहाँ कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है तो फिर किस तरीके का आप भी सोच सकते हैं बिना होमवर्क मैं एग्ज़ाम लिखने कहीं जाऊँ, बिना पढ़े लिखे मैंने तैयारी नहीं है मैं जाके एग्ज़ाम लिखे तो रिज़ल्ट क्या होता है हम भी जानते हैं। श्रीनिवास जी, हमने जाना है कि हमने एक धोनी खोया है देश के लिए, जो क्रिकेट खेलना चाहता था, जो 14 साल का बच्चा था, जो अंडर 19 खेल चुका था, लेकिन अब देश के लिए वो इतना बड़ा काम भी कर रहा है। तो हम सब जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में एंट्री कैसा हुआ, आपका बैकग्राउंड क्या है। और हमने ये भी सुना कि आपकी माताजी दिन में 3 बार फ़ोन करती है कि क्या आप सही से है, ठीक से सबकी केयर ले रहे हैं, आप खुद की केयर ले रहे हैं। आपकी जर्नी कैसे रही? देखिए सबसे पहले मेरा मदर को चिंता रहता है बेटा का, मेरे को भी उनका चिंता है। वो गांव में है, हम यहाँ हैं, उनको पता है यहाँ लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं बेटा के ऊपर चिंता सुबह दोपहर और रात में लगातार फ़ोन करते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे लोग, अभी किस तरीके के केस कम हुआ क्या, इसके बारे में वो हमेशा पूछते रहते हैं। मैंने भी उनको समझा देता हूँ। मैंने उसको कई एक वीडियो देखने को मिला था, मैंने एक अंतिम संस्कार को जो एक कोविड के वजह से जो एक मेरा कई पहचान से है, वो भाई अमेरिका में रहता है, उनका फादर कोविड के वजह से मर गया, उसका माँ भी कोविड था, उसको बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए हम लोग के लिए वो लोग ने अथॉरिटी लेटर दिया था, उसको लेके हमने गया था। वो वीडियो उसको कहीं पता चल गया मैं ऐसे काम कर रहे करके, तो वो बहुत दुखी हो गया था। आप उधर शमशान घाट जा रहे हैं, वहाँ इतने सारी बॉडीज आ रहे कोविड का बॉडी, क्या हो सकता है, तुम केयरफुल रहना है। मैंने उनको समझा दिया, देखो कोविड ऐसे शमशान घाट जाने से कोविड नहीं आएगा, उसके लिए हम सुरक्षा लेते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें उनको समझा दिया। बाद में भगवान के ऊपर, भगवान भी हम लोग का आशीर्वाद है, क्यों आप ज़्यादा टेंशन, आप चिंता मत करो, हम कुछ नहीं होगा करके उनको बहुत बार कन्विंस करना पड़ा। बाद में मैं सारे न्यूज़ चैनल्स वहाँ हटाना पड़ा मेरे को, नहीं तो वो ज़्यादा न्यूज़ ना देखे इस तरीके का जो हो रहा है। बट मैं क्रिकेट प्लेयर था, मैं अंडर 16 अंडर 19 स्टेट भी मैंने खेला है, और मैं माइनर काउंटी खेलने के लिए मैंने लंदन भी गया था। जो अनफॉर्चुनेटली मेरे को राइट हाई जो नेशनल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ कम से कम 10-15 क्लब प्रैक्टिस करते रहते हैं। शाम के टाइम में हम लोग खड़े थे, वहाँ दूसरा जो नेट से प्रैक्टिस हो रहा था, वहाँ से कहीं से बॉल आके मेरे को लग गया। उसके बाद में मैंने डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 महीने के बाद में वो रेटिना डिक्लाइन हुआ था। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं उस समय अगली बार अंडर 19 इंडिया मेरे को जस्ट 3 महीने बचा था, वो अंडर 19 दोबारा मेरे को उस समय में ये चांस भी था, उस समय में शायद इंडिया भी खेल सकता था, बट मेरे को एक्सीडेंट की वजह से मैं क्रिकेट छोड़ना पड़ा। तो मैं क्रिकेट छोड़ दिया। ऐसे ही कॉलेज में थोड़ा NSUI के साथ संपर्क था, हमने हॉस्टल पे थे, तो सारे हम लोग को धरना प्रदर्शन में लेके जाते थे। तो ऐसे ही जो उसी समय में राहुल गांधी जी का जो इलेक्शन प्रोसेस आया, इस इलेक्शन प्रोसेस में मैंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, उसमें सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी बना। पहला चुनाव में ही मैंने तीसरी प्लेस आके जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद में मैं कर्नाटक में अच्छा काम किया करके ऑल इंडिया में सेक्रेटरी का मौका दे दिया। फिर बाद में प्रेसिडेंट का रेस चल रहा था 19 में 18 में, तो तब मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बना।
जो 30 साल हो गया था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट 30 साल पहले बने थे, उसके बाद किसी को नहीं था। राहुल गांधी जी वाइस प्रेसिडेंट मौका दिया, फिर बाद में मैंने इंटरिम प्रेसिडेंट बना। इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बन के अभी आप लोग के सामने हूँ, ऐसे ही काम कर रहे हैं। ऐसा है कि आप अगर क्रिकेट खेलते तो आप भी विकेट कीपर थे, आप बैट्समैन भी थे जैसे धोनी है, आप शायद 10-12 हज़ार रन बना लेते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। ये चीज़ बहुत बड़ी है। जैसे धोनी को रेलवेज़ में मौका मिला था नौकरी करने का, आपको भी मिला था, लेकिन आपने नौकरी छोड़ी तो आप इतने सारे लोगों की जान बचा सके। तो ये आपने रेलवे की नौकरी जब छोड़ी थी तो आपको लगता था कि ये करियर मुझे इतना लंबा लेके जाएगा? मैं कभी नहीं सोचा था। मैं आज भी इतने बड़ा पद है, भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनना, ये इतना आसान बात नहीं है। और फिर मेरा परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, फिर मैं साधारण परिवार से भी आता हूँ। ये सिस्टम पार्टी और राहुल गांधी जी ने मेरे ऊपर विश्वास रखे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया। मैं उस पोस्ट को जस्टिस देने के लिए मैंने रोज़ कोशिश कर रहा हूँ। मुझे और एक चीज़ जो पता है कि आप और राजीव सातव जी जो है, वो जिनका निधन परसों हो गया, वो बहुत करीबी थे। राजीव सातव जी की उंगली पकड़ के आप बहुत सारा काम आपने यूथ कांग्रेस में किया आपने। तो आपका और राजीव सातव जी का रिलेशन कैसा रहा, और आपको कोई यादें उनकी अभी आप बताना चाहेंगे? देखिए, राजू सातव जी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था और भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जब सातव जी अध्यक्ष रहे उस समय मैं सेक्रेटरी बन के दिल्ली आया पहली बार। उनकी अध्यक्षता में मैंने काम करने को मौका मिला। जो उत्तराखंड में आपदा आया था उस समय में 1.5 महीने हम दोनों साथ में थे, आज भी याद है। उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर में हुआ था तब भी जेलम का ये टूट गया था, तब भी राजू सातव जी अध्यक्ष थे। तब भी हमने वहाँ भी 1 महीने लगातार वही रह के काम किया था। उसमें भी 5 दिन हम लोग के बीच में हमारा साथी आके पूरा लोगों को वहाँ ड्राई राशन से लेके तमाम चीज़ें मदद करने का काम उनके साथ किया। ऐसे बहुत सारा उनका याद है। जो भी नया ऑल इंडिया कमेटी में आया उनको भी ज़्यादा स्पेस देना, सबके साथ उनको काम को कैसे करना समझाना, एकदम सारे यूथ कांग्रेस का लीडर्स भी उनका लीडरशिप में बहुत अच्छे काम किया था उस समय में। और सबसे उनका एक बड़ी बात था, एक अच्छा सज्जन था। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तीनों नेता उनको अच्छे से उनका प्यार भी करते थे। मीन्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो असेट था। आज हम लोग के बीच में नहीं है। वो हमने अभी भी हमने वो सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं कर रहा है हमने। श्रीनिवास जी, आप युवा नेता है ही, साथ ही साथ आप क्रिकेट भी खेले हैं, तो मेरे मन में आपके लिए 2 सवाल है। सबसे पहला तो ये, जो राष्ट्रीय राजनीति की मैच है उसमें अगर कांग्रेस ने कमबैक करना है तो एक युवा नेता की हैसियत से आपको क्या सोचते हैं इस वक्त कि कांग्रेस इस राष्ट्रीय राजनीति की मैच में कमबैक करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, हमेशा देश के बारे में सोचा है, एक विजन है पार्टी का। शायद अभी वर्तमान में बीजेपी है, उनको 2 बार उन्होंने जनता ने मौका दिया है। तो बट कांग्रेस पार्टी हमेशा, जो भी आप इतिहास निकाल के देख सकते हैं, आज तक जो स्कीम्स आपने कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो स्कीम्स लाया है, आप 18 साल में नौजवान को वोटिंग पावर से लेके, बैंक नेशनलाइजेशन से लेके, और फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, हमेशा जो कांग्रेस पार्टी जो बोलता है वो करके आया है। राहुल गांधी जी भी हमेशा उनका सोच है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो न्याय का ये स्कीम लेके आए,
इस जो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और अभी कोविड के बाद बहुत सारा परिवार ने जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, ये तमाम लोगों का परिवार में क्या क्या हुआ, किस तरीके के परिवार में टोटल उनका टोटल कोलैप्स हो चुका है, उसके लिए सोच हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सोच के, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के बारे में सोचते हैं। दूसरा ये आइडियोलॉजी है, सच और झूठ का लड़ाई है। हम हमेशा सच के ऊपर ये रखता है, महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी है। हम विश्वास है, हम अभी समय है, देश को बचाने का समय है, वो कांग्रेस पार्टी बचा सकता है। सभी वर्ग, सभी समाज को साथ में लेके जाने का कोई पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो आप ये सोचते कि कांग्रेस कमबैक करेंगी, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप क्रिकेट खेले, आपको पता है कि मैदान पे दो तरह के कप्तान होते हैं। एक कप्तान होता है जो फील्डिंग सेट करता है, बॉलिंग में चेंजेस करता है, बल्लेबाजी के क्रम में चेंजेस करता है, लेकिन एक कप्तान होता है जो प्लेयर्स को मोटिवेट करता है, जो काम धोनी ने किया, कभी जोगिंदर के पास बोल दी, कभी किसी के पास, किसी बल्लेबाज में क्रम बदल दिया और मैच जिता दिया। तो कांग्रेस में ऐसा लीडर जो कप्तान की हैसियत से, लेकिन ऐसा कोई लीडर आपको दिखता है क्या कि पूरे कांग्रेस को जो मोटिवेट करे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले नोट बैन के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाया, राहुल गांधी जी ने। जीएसटी के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाया, राहुल गांधी जी ने। कोरोना महामारी 12 फरवरी को ट्वीट लगा के ये सरकार को जगाने का काम कौन किया? वो राहुल गांधी जी ने। और जो किसान बिल लेके आया, संसद से लेके सड़क तक लड़ने का काम कोई एक लीडर ने किया, वो राहुल गांधी जी ने। 14 में भू अधिग्रहण के जो इन लोग ने कानून लाया था, तब भी उसके खिलाफ लड़े, सरकार को वापस लेने पड़ा। अभी भी इस देश में सुनामी आने वाला है। जो कोरोना महामारी के सबसे ज़्यादा युवा का जॉब लॉस हो रहा है और जीडीपी गिर रहा है। सही समय पे कोई एक नेता, एक लीडर इस देश का जनता के बारे में कोई सोचा है, वो राहुल गांधी जी है। उसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दिख रही है? कार्यकर्ता उसको, उस लड़ाई को रास्ते पर क्यों नहीं ला रहे? कहां पे कम पड़ रही है कांग्रेस? नहीं 100% लाएगा। चुनाव में हार जीत होता है। आप देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार आया, कभी वो उसका बेनिफिट नहीं लिया, कार्यकर्ता को दिया। राजस्थान में सरकार लाया, राहुल गांधी जी ने लाया। पंजाब में लाए थे, कर्नाटक में लाए थे, छत्तीसगढ़ में लाए। राहुल गांधी जी हमेशा कार्यकर्ता को देता है श्रेय, वो कभी भी उसमें ये नहीं दिया। हम लोग के लिए ये जो काम किया आपने, इस मैं आज आपके माध्यम से बैठ के बात कर रहा हूँ ना, ये राहुल जी का सोच था। राहुल जी ने ही हमको सही समय पे हमको काम पे लगाए। जस्ट हम लोग ने माध्यम बन के हमने काम कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया। हर बार अभी वैक्सीन से लेके सबसे पहले जो मुद्दे उठाया था राहुल गांधी जी ने, जो मेडिसिन का, वो हमेशा राहुल गांधी जी का बहुत सोच है, वो विजनरी लीडर है। दूसरे जैसा टेलीविजन लीडर नहीं है, वो विजनरी लीडर है। वो उनके नेतृत्व में आने वाले दिन में इस देश का युवा को बचाना, इस देश का महिला को बचाना, इस देश का गरीब, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज लोगों को बचाना उन्हीं के नेतृत्व में होगा। आप भी 15-16 साल का पूरा इतिहास निकाल के देखिए, ये एक बार एक सिंगल झूठ नहीं बोला। आप कोई भी यूट्यूब से, उनका बयान से कोई भी एक भी आप दिखाइए। वो चुनाव हारने, एक बार कोई पत्रकार ने पूछा था, राहुल जी आप झूठ नहीं बोलते, आप झूठ बोलते थे, आप प्रधानमंत्री बनते थे करके किसी पत्रकार ने पूछा। यही सवाल पूछना चाहती थी मैं श्रीनिवास जी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे तो आपकी बहुत तारीफ होती है। आप तारीफ के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने कैसे पीठ थपथपाई आपकी, कैसे मोटिवेट किया? वो शब्द याद है, कैसे बोला, क्या बताया, वो बताइए हमें। देखिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सारे सीनियर लीडर, सब लोग ने
युवा कांग्रेस, एक युवा कांग्रेस एक श्रीनिवास का काम नहीं है। हजारों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सारे लोग ने सपोर्ट किया और मैंने उन लोग ने हम लोग के लिए जो दिशा दिखाया था, समय जो इस परिस्थिति में आप लोग इस तरीके का काम करो, उसी आधार पे लोग काम किया। तो लीडर को भी लगे ये लोग अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को सेवा कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमेशा वो लोग ने प्रोत्साहन करने का, मौका देने का, बहुत सारा नौजवान को मौका देने का हमेशा काम राहुल गांधी जी ने किया है। श्रीनिवास जी, आज तक आपने हजारों लोगों की मदद की है, बट ऐसी कौन सी मदद है, ऐसी कौन सी घटना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, बहुत सारा हमने मदद किया, एक नहीं है, क्यों तो सारे ऐसे ऐसे केसेस है। मैं एक शायद पहले भी बोला, 2 केस वो ऐसे मैं बताना चाहता हूँ। एक परिवार में 4 लोग, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, सारों कोविड हो गया था। उसमें हस्बैंड पहले ही वेंटिलेटर, उसका सैचुरेशन 65 था। हमने जब एडमिट किया उनको, वो 65 था, वो तुरंत वेंटिलेटर पे हुआ। वो वेंटिलेटर पे कम से कम 20 दिन रहा। तो बाद में 15 दिन के बाद बच्चे लोग उनका नेगेटिव हो गया, उसके बाद उनके वाइफ क्यूर हो गया, उसके बाद में उसका हस्बैंड कम से कम शायद 1 महीने उन हॉस्पिटल में रहा। एक दिन अचानक फ़ोन आया मेरे को, पहले बच्चे लोग रोए, बाद में उसका हस्बैंड रोया, बाद में उसके वाइफ इतनी ज़्यादा रोए। मैंने बोला इनको, आपको क्या बता दो, देखो अभी इस समय में रोने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या होना बहुत बताओ। नहीं, हम चारों बच के आ गया करके, हम चारों आज जिंदा है। आप लोग ने जो सही समय में आप लोग ने मदद किया, हम चारों जिंदा है। ये हम लोग किस तरीके से आपको सामने हमने बोल नहीं सकता, इसीलिए हम सारे, डॉक्टर ने बोला था उसका हस्बैंड बहुत सीरियस हो गया था, बच्चे को भी इफेक्ट ज़्यादा था, तो चारों जिंदा हो गया। वो इस तरीके से वो लोग ने बताया कैसे कैसे वो लोग लड़के कोरोना के खिलाफ, मीन्स वो लड़के बाद जिंदा हो के बाहर आया। वो एकदम थोड़ा कहीं ना कहीं फील हुआ। और एक 15 दिन हो गया था, एक कोविड में उसकी माँ डेथ हो गया, बेटा विदेश में था, फादर हॉस्पिटल में था, वो भी उसको अंत्यक्रिया करने के लिए मेरे को फ़ोन आया, श्रीनिवास जी प्लीज़ मेरा थोड़ा अंत्यक्रिया में मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा माँ का आप लोग ने अंत्यक्रिया कर दो करके वो रो के फ़ोन किया। उसके बाद में हमने भी जाके देखा तो पूरा सोच नहीं सकते वो सिचुएशन। तो हम लोग ने जाके उसका निगम बोध घाट में उसका अंतिम संस्कार किया विधि विधान से। वो भूल नहीं सकते, ऐसे ऐसे तमाम इंसिडेंट है। और एक प्रेग्नेंट लेडी को किसी ने सजेस्ट किया, आप दिल्ली में बेड नहीं है, आप पंजाब लेके चलो। वो लोग चंडीगढ़ लेके जाते जाते फिर वहाँ उन लोग का कुछ एम्बुलेंस का प्रॉब्लम हुआ, दोबारा मेरे को फ़ोन हुआ आया, हमने दूसरा एम्बुलेंस रेडी करवा के वो लोग वापस हॉस्पिटल आते आते उसका एक प्रेग्नेंट लेडी का मौत हुआ। 8 महीने का प्रेग्नेंट लेडी है, एक नहीं है 2 उसमें एक अंदर बच्चा भी था, वो भी मर गया। मीन्स वो लोग के लिए जस्ट उनको क्या करना, उसको कई अवेयरनेस के वजह से वो हम लोग के सामने देखा, किसी ने मिसगाइड करके तो मौत हुआ, वो हमको सबसे ज़्यादा दुख हुआ। ऐसे तमाम केसे हैं। श्रीनिवास जी, जब भी आपको देखा है किसी इंटरव्यू में, आपकी फ़ोटो तस्वीर आपकी देखी है, तो ये देखा है कि आप हमेशा तिलक लगाते हैं और आपके हाथों में भी बहुत कुछ है आपने बांधा हुआ। आप क्या बहुत धार्मिक प्रकृति के इंसान हो? बहुत धर्म में भगवान और ये रोज़ मंदिर जाना इस तरह का करते हो? नहीं, ऐसा मैं ज़्यादा मंदिर रोज़ ऐसा नहीं जाता हूँ, बट भगवान के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। और ये हाथ में आपने इतना कुछ बांध लिया है, क्या है वो?
ये एक्चुअली क्या हो गया था, मैं कुछ राज्यों में जाता हूँ, जब भी एक यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम रहता है वहाँ जाता हूँ, वहाँ कभी एक ऐतिहासिक मंदिर होगा, वहाँ इनके सामने गया। अभी रिसेंटली चुनाव में मैं गया था असम, कामाख्या देवी, उसमें राहुल जी हम सब लोग गए थे, उसमें वहाँ पंडित जी ने ये बांध दिया। जब मैं यूपी गया था तब ये ब्लैक कलर का यूपी में वाराणसी में ये लगा था। ये था, ये कर्नाटक में वो हमारा एक टेम्पल है वहाँ का है। मीन्स वहाँ पंडित ने ये लगा दिया, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि आप क्या आपके नेता को इतना फॉलो करते कि उन्होंने शादी नहीं की तो आपने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं भी शादी नहीं करूँगा? इतना भी नहीं करते ना लीडर को फॉलो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर शादी करेंगे। करनी है। करनी है, अभी कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र लड़की लोग, पॉलिटिक्स को किसी ने लड़की नहीं दे रहा। महाराष्ट्र में देख ले, हम लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में देख ले। नहीं नहीं नहीं, मैं कर्नाटक में ही करूँगा, बट मेरे शादी में आपको 100% बुलाऊंगा। ओके। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि आप भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान को मानते हैं। मराठी में कहा जाता है कि जो संकट काल में लोगों की मदद करता है तो उसे देवदूत कहा जाता है। तर तुम्ही अशा अनेक कुटुंबांसाठी, अनेक रुग्णांसाठी देवदूत म्हणून काम करताय। क्रिकेटचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला आहे, त्यामुळे सतत तुम्ही त्या टीमवर्कचा उल्लेख करता आणि कोरोनाची ही मॅच, लढाई आपल्याला जिंकायची असेल तर अर्थात ते टीमवर्क खूप महत्त्वाचं आहे, नागरिकांचं सुद्धा आणि सरकारचं सुद्धा एकत्रित। तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा, तुम्ही जे काम करताय ते असंच करत राहा आणि तुम्हाला यश मिळो तुमच्या करिअरमध्ये सुद्धा। मनापासून आपले आभार। थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी, आपने हमें समय दिया इसलिए। थैंक यू। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आपण इथेच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।